हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जो 2008 में रिलीज हुई थी और जिसका नाम है फ्रॉम विद इन। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक टीनेज्ड कपल नैटली और शॉन को देखते हैं बैठकर बातें करते हुए। शॉन एक किताब से कुछ पढ़ रहा था जिसके खत्म होते ही वो नैट को किस करता है और फिर अचानक से कहीं से एक बंदूक निकाल के खुद को शूट कर लेता है। नैटली कुछ ठीक से समझ पाए इससे पहले ही देखती है शॉन का बेजान शरीर उसके सामने पड़ा है। उसके खून से लाल हो चुकी है वो। उसे और कुछ नहीं सूझता। वो भागती है अपने पिता बर्नट के पास उनके दुकान में जहां लिंसी और उसकी माँ ट्रिश आई थी शॉपिंग करने। वो लोग देखते हैं नैटली बहुत ही तेजी से दुकान की तरफ आ रही है। उसका चेहरा डर से फीका पड़ चुका है और उसके हाथ में है वही किताब द ब्लैक बुक जिससे शॉन पढ़ रहा था। दुकान के अंदर आते ही नैटली एक कोने में बैठ जाती है और तुरंत दरवाजा बंद करने के लिए कहती है क्योंकि कोई लड़की उसका पीछा कर रही है। उसे मारना चाहती है वो, जबकि बाहर कोई नहीं था। न किसी ने उसके साथ और किसी को देखा भागते हुए। बर्नट उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और फिर जाते हैं पुलिस को कॉल करने। लिंसी से कहे जाते हैं नैट का ध्यान रखने के लिए, मगर नैट को अपने चारों तरफ किसी का काला साया दिख रहा था। वो इतनी पैनिक करने लगती है कि लिंसी को जाना ही पड़ता है चेक करने। और जैसे ही वो कमरे से निकलती है कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से सुनाई देने लगती है नैट की चीख। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता अंदर क्या हो रहा है। बार बार धक्का देकर भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोलती। फाइनली जब बर्नट दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं उन्हें मिलती है नैट की लाश। उसने अपने ही गले में सीजर से स्टैब करके सुसाइड कर ली थी। बहुत ही भयानक नजारा था। लिंसी की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो अपना मन हल्का करने के लिए अपने दोस्त क्लेयर से ये एक्सपीरियंस शेयर करती है, मगर वो बात को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। उसने कुछ देखा जो नहीं था तो उसे कुछ फील भी नहीं हो रहा था। मगर यहाँ पर एक चीज हम नोटिस करते हैं कि इस शहर के लोग बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है। क्रिश्चियनिटी के हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन का ब्लाइंडली पालन करते हैं और प्रॉब्लम कुछ भी हो उसका सोल्यूशन ढूंढने सबसे पहले चर्च में ही जा पहुंचते हैं। और टाउन पास्टर को तो साक्षात भगवान का ही रूप मानते हैं वो लोग। इस बार भी ऐसा ही कुछ होता है। शहर में कुछ ही घंटों के अंदर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, बहुत ही अनयूजुअल तरीके से। ऐसे में तो उन्हें फेथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इस सब से कुछ नहीं होता। शहर को बहुत जल्द एक और लाश मिलती है, बर्नट की। एक रात दुकान बंद करते समय उसे अंधेरे में कोई आदमी दिखता है जो लाइट ऑन करने के साथ साथ गायब हो रहा था। बर्नट उसे देखने के चक्कर में ऐसे ही 2-3 बार लाइट ऑन ऑफ करते हैं एंड लास्ट टाइम लाइट ऑन होते ही वो अनजान आदमी बर्नट पर हमला कर देता है। रात भर किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह जब उनके नीस मौली दुकान पर आती है तब उसे उनकी लाश दिखती है रस्सी से लटकते हुए। देखने से तो ये कोई सुसाइड लग रहा था। शायद उन्होंने अपने बेटी के गम में सुसाइड कर ली थी, मगर असली बात तो कुछ और ही थी। शहर में एक अजीब बात फैलने लगती है कि ये जो एक के बाद लोगों की मौत हो रही है, जो देखने में सुसाइड लग रही हो, वो एक पैक्ट का हिस्सा है, सुसाइड पैक्ट। जरूर उनके शहर पे किसी ने काला जादू किया है। उन्हें एक सस्पेक्ट भी मिल चुका था जिसका नाम था ईडन, शॉन का भाई। असल में इस परिवार की एक हिस्ट्री है। सालों पहले इस शहर के लोगों ने उनके माँ को जिंदा जलाकर मार डाला था। उन पर आरोप था विच होने का, मगर उसका कोई सबूत नहीं था। वो लोग कैथोलिक नहीं थे, बाकी लोगों की तरह चर्च में नहीं जाते थे, किसी भी रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इसीलिए सभी को लगता था वो जरूर डेविल वर्शिपर है। उन्हें कम्युनिटी से अलग कर दिया गया था, कोई उनसे बात नहीं करते थे। ऐसे में जब एक दिन एक आदमी की अचानक मौत हो गई, उसी के घर के स्विमिंग पूल में डूबकर, सभी ने मान लिया ये जरूर इसी औरत का काम है। उसे जला दिया गया और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों को शहर से निकाल दिया गया। मगर अभी हाल ही में वो दोनों बच्चे यानी कि ईडन और शॉन लौट आए थे, उसी घर में रहने लगे थे। कोइंसिडेंटली ये सुसाइड्स भी शुरू हुई थी शॉन के साथ, तो लोगों ने भी 2 और 2 मिलाकर 4 बना लिया। फिर से एक बार सारा दोष डाल दिया उस परिवार के ऊपर, ईडन के ऊपर। टाउन पास्टर का बेटा डीलन, जो लिंसी का बॉयफ्रेंड भी है, वो एक दिन स्कूल में सबके सामने उसकी पिटाई करता है, लोगों को उसके खिलाफ भड़काता है और सभी उसे सपोर्ट भी करते हैं सिवाय लिंसी के। उसे नहीं लगता काला जादू जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। तो जब सभी घायल ईडन को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, वो चाहती है उसकी मदद करने,
वो उसे उसके घर तक ड्रॉप भी करती है और घर के अंदर जाके एडन का फर्स्ट एड भी कर देती है। उसे उस घर में कुछ अजीब फील नहीं होता, ना एडन में उसे कुछ खराबी नजर आती है। पता नहीं क्यों लोग उससे इतना डरते हैं, वो तो बेचारा खुद एक विक्टिम है। मगर हाँ, उसी रात शहर में एक और हादसा होता है, एक और खून या फिर एक और सुसाइड। हमें जानने मिलता है आज सुबह बर्नेट की वो नीस मॉली, जिसने उसके लाश को पहली बार देखी थी, उसे क्राइम स्पॉट पर ही एक बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ था। उसे लोगों की भीड़ में एक लड़की दिखी थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी, इवन उनके कपड़े भी सेम थे। रात में उसे अपने घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होता है। आने पर उसका रिफ्लेक्शन उसके साथ साथ मूव नहीं कर रहा था और उसके बाद वही लड़की कहीं से उसके सामने आ जाती है। ये जरूर कोई इविल एंटिटी थी, मगर इस बार उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। बहुत ही क्रीपी आवाज में वो मॉली को पास बुलाने लगती है। मॉली डर के मारे घर से बाहर भागती है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, बारिश भी हो रही थी, इसीलिए उसे किसी से मदद नहीं मिलती और उस इविल क्रिएचर के हाथ उसे मरना पड़ता है। उसकी लाश ऐसी जगह पड़ी थी जहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले उसकी लाश दिखती है क्लेयर को स्कूल जाते वक्त। वो इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन उस जगह को पार करते ही उसे ऐसा फील होने लगता है जैसे उसके कान के पास कोई कुछ खुशबुसा रहा हो, कुछ घुस गया हो उसके शरीर के अंदर। उधर स्कूल में एक नया तमाशा शुरू हो चुका था। लोग लिंसी को विच बुलाने लगे थे क्योंकि वो सबके सामने एडन का साथ दे रही थी। उसका बॉयफ्रेंड भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो श्योर था इस सब में उसी परिवार का हाथ है। वो ब्लैक बुक जो नैटली के पास से मिली थी, उसे उसके पिता को दिया गया है चेक करने। उससे कुछ ना कुछ पता तो जरूर चल जाएगा और उसके बाद ये शहर अपना बदला लेगा जैसे पिछली बार लिया था। ये एक डायरेक्ट थ्रेट था। लिंसी जानती है ये लोग एडन का हाल भी उसके माँ की तरह ही करने वाले हैं, तो वो उसी दिन जाती है एडन के घर उसे वार्न करने। उसे इसी वक्त ये शहर छोड़कर जाना होगा, मगर एडन राजी नहीं होता। उल्टा वो लिंसी को कहता है शहर छोड़ देने के लिए, यहाँ वो सेफ नहीं है। इधर लिंसी जब एडन के साथ बात कर रही थी, हम क्लेयर को देखते हैं अकेले घर लौटते हुए, मगर वो सच में अकेली नहीं थी। उसका हमशक्ल उसका पीछा कर रहा था। अचानक गाड़ी के सामने खुद को ही खड़े देखकर वो घबरा जाती है, भागने की कोशिश करती है, मगर वो इविल एंटिटी उसे नहीं छोड़ती। मौत के काले साए की तरह उसका पीछा करने लगती है। हड़बड़ी में अपने गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है क्लेयर। पेड़ की टहनी बिल्कुल कांच तोड़कर उसके सामने घुस आती है। फॉर्चुनेटली क्लेयर को कुछ नहीं होता, मगर गाड़ी का दरवाजा लॉक्ड हो चुका था, इवन सीट बेल्ट भी। क्लेयर चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाती और देखते ही देखते वो गाड़ी आग में जलकर राख हो जाती है। ये सारा हादसा लिंसी के घर के बिल्कुल सामने हो रहा था। उसके माँ ट्रिशा ने देखा भी, मगर कुछ कर नहीं पाई क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी क्लियर क्यों बिना किसी कारण के गाड़ी पीछे भगा रही है, किससे भाग रही है वो। इतना भयानक नजारा देखकर ट्रिश को चक्कर आने लगे थे, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। ऐसे में उसे भी एग्जैक्टली वही फील होता है जैसे नेटली, ब्रेंडन, मॉली और क्लेयर को हुआ था। वही विस्परिंग्स और हवा का झोंका। शायद लोग सच ही कह रहे थे, ये जरूर कोई कर्स ही है। मरने वाले के पास जो सबसे पहले जा रहा था, ये उस पर ही ट्रांसफर हो रहा था। तो क्या अभी उसका अगला शिकार ट्रिश होने वाली है? वो इतना सब कुछ समझ नहीं पाती। क्लियर को अपने सामने ऐसे मरते देख उसे लिंसी को लेकर बहुत टेंशन होने लगता है। आजकल वो उस ईडन के साथ भी बहुत घुल मिल रही है, पता नहीं उसका क्या होगा। तो उसी रात जैसे ही लिंसी घर लौटती है, ट्रिश और डिलन मिलकर उसे प्रीस्ट के पास ले जाते हैं और उसका क्लेंजिंग करवाते हैं। ट्रिश को अपने भगवान पर पूरा भरोसा था, अब कोई कर्स उनका कुछ नहीं कर सकता। मगर उसका भरोसा उसी रात टूट जाता है जब उसे अपने आसपास किसी की प्रेजेंस फील होने लगती है। उसे कोई दिख नहीं रहा था, बस आहटें सुनाई दे रही थी, कोई उसे बुला रही थी। फाइनल वो ऊपर बाथरूम में जाकर छुपती है और जैसे वहां आईने की तरफ देखती है, उसे अपना रिफ्लेक्शन कुछ हटके लगता है, लेकिन वो गौर नहीं करती। शराब की बोतल उठाती है और पीने लगती है, लेकिन असल में तो ये शराब था ही नहीं, बाथरूम क्लीनर था, ब्लीच, जो उस चुड़ैल ने उसे पिला दिया। ट्रिश का गला जलने लगा था, उसके मुंह से खून निकलने लगा था। दर्द से वो चिल्लाने लगती है और लिंसी जाती है उसे देखने, मगर तब तक ट्रिश की मौत हो चुकी थी। मतलब अभी इस कर्स को नया शिकार चाहिए था, जो बनती है लिंसी।
उसे भी वही सब कुछ फील होता है जिससे वो डर जाती है। उसे यकीन हो जाता है ये सच में ही कोई कर्स है। तो पुलिस को इन्फॉर्म करके वो खुद भागती है एडन के पास। उसका मन कह रहा था एडन के पास जरूर कोई हल होगा। एडन भी मान लेता है ये कर्स रियल है, मगर अगर इसका असली नेचर समझा जाए तो इसे डिले किया जा सकता है। इस कर्स में शैतान अपने विक्टिम को वल्नरेबल करके वश में करके उससे ही अपने आप को मार डालता है। इसीलिए सारे डेथ्स सुसाइड लग रहे हैं। अगर लिंडसे खुद पर काबू रख सके ये कर्स उसे मार नहीं सकता, मगर कब तक? उन्हें इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही होगा जिससे इस कर्स को बंद किया जा सके, और उसके लिए चाहिए वो किताब, द ब्लैक बुक। वो असल में एडन की माँ की थी। उनमें जो रिचुअल्स बताए गए थे वो काफी डेंजरस है, मगर सैक्रिफाइस के बिना काम नहीं करता। शॉन ने वही किया, अपनी जान देकर किसी कर्स को कास्ट किया है। उसने अपने सोल के बदले शैतान को बुलावा दिया है। अभी उसे रोकने का बस एक ही उपाय है, रिवर्स प्रोसेस। उन्हें उस रिचुअल को फिर से परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए वो किताब चाहिए जो उनके पास नहीं है। लिंडसे को पता था वो कहाँ पर है, कम्युनिटी हॉल में, जहाँ सारे अनहोली चीजों को रखा जाता है। वो उसी वक्त एडन को लेकर निकल पड़ती है उस तरफ, मगर जाने से पहले एडन उसके शरीर पे एक ऑर्नमेंट लगा देता है जो कुछ देर के लिए उस शैतानी ताकत को लिंडसे से दूर रखेगी। पूरा रास्ता उसे गूज बम्स आ रहे थे। हॉल के अंदर तो वो स्पिरिट उसके बिल्कुल सामने आ जाती है, मगर एडन उसका हौसला बनाए रखता है, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। वो लोग किसी तरह उस किताब को ढूंढ निकालती है और फिर भागते हैं घर रिचुअल को पूरा करने। मगर इसी बीच सीडी, एडन की कजिन, उनके बीच आ जाती है। वो एडन से वो किताब छीन लेती है और फिर उन्हें कमरे में बंद करके कहीं निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले जो बातें कह जाती है उससे लिंडसे के दिल में शक पैदा हो जाता है। सीडी नाराज थी एडन पर, वो ऐसे बदल कैसे सकता है? शॉन ने जिस पर्पस के लिए अपनी जान दी वो तो उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था ना, उसका ही तो प्लान था सब कुछ। उसने इस किताब को ढूंढ निकाला, उस पल के बारे में जाना जिस शहर में उनके माँ को बिना किसी कारण के इतना भुगतना पड़ा, वहाँ के लोगों को वो इक्वली तड़पाना चाहता था। तो अब वो कैसे पीछे मुड़ सकता है? लिंडसे को तो जैसे यकीन ही नहीं होता। जिस एडन पर उसने भरोसा किया, अब पता चल रहा है वो ही असली गुनहगार है, उसका ही किया धरा है सब कुछ। लेकिन एडन कहता है वो उसकी गलती थी, गुस्से में उसने ले लिया था वो डिसीजन, लेकिन अभी वो उसे बदलना चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वो। फॉर नाउ लिंडसे को उस पर भरोसा करना ही होगा, क्योंकि सिर्फ वो ही उसे बचा सकता है। तो वो लोग किसी तरह कमरे से निकलकर सीडी के पास जा पहुंचते हैं और देखते हैं उस किताब को जला रही है, जिससे इस कर्स का अंत कभी ना हो सके। ठीक इसी वक्त उधर शहर में जब सभी को पता चलता है ब्लैक बुक चोरी हो गई है, वो लोग डिसाइड कर लेते हैं आज रात ही एडन की आखिरी रात होगी। डीलन, रॉय और पॉल यानी कि क्लेयर के पिता उसी वक्त निकल पड़ते हैं उनके घर की तरफ, मगर डीलन के पिता पास्टर जोई उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते जिस गिल्ट में उन्हें पूरा जीवन भुगतना पड़ रहा है उनके बेटे को भी वो सहना पड़े। उनके हाथ एक बेकसूर के खून से रंगे हैं, कैंडेंस के खून से। उन्हें पता था कैंडेंस कोई विच नहीं है, हाउस के पास शायद नॉलेज थी, मगर उसने कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। बेचारी को मरना पड़ा उनके लिए, उनके पापों को ढकने के लिए बलि का बकरा बनना पड़ा उसे। जिमी जिसके खून का आरोप लगा था उस पर, उसे तो असल में जोई ने मारा था। उन दोनों के बीच एक नाजायज रिश्ता बन गया था, एक ऐसा रिश्ता जिससे उसका रेपुटेशन बर्बाद हो सकता था। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने जिमी को मार डाला और सारा दोष डाल दिया उस बेचारी पर। तब उनका कोई दोष नहीं था, शायद आज भी नहीं है। उन्हें शांति से सोचना चाहिए। लेकिन डीलन राजी नहीं होता। वो अपने बाप की तरह नहीं है, उसे यकीन है जो वो करने जा रहा है वही सही है, जो एक्चुअल में था भी। तो वो लोग एडन के घर जा पहुंचते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब तक अंदर एडन सीडी से उस किताब को छीन चुका था, तो वो और लिंडसे किसी तरह सबको चकमा देकर बाहर भागते हैं जंगल की तरफ। रॉय जब अंदर जाता है तब सिर्फ सीडी थी घर के अंदर। वो उस पर हमला कर देती है, तो रॉय भी उसे हाथ पैर बांध के सीढ़ियों से खींचते हुए घर से बाहर ले आता है, उसे प्रेयर करने के लिए कहता है और ना मानने पर जिंदा जला देता है। यहाँ पर उसके बाद उसे हमें पता चलता है कैंडेंस को भी उसी ने जलाया था, क्योंकि उसे लगता है उनके अंदर के शैतान को खत्म करने का बस एक ही उपाय है। उधर तब तक पॉल और डीलन जंगल में एडन और लिंडसे का पीछा करने लगे थे। उन्हें कंफ्यूज करने के लिए एडन और लिंडसे अलग अलग हो जाते हैं। वो लोग अलग अलग रास्ते से डॉग की तरफ भागने लगते हैं,
मगर जैसे ही लिंसी अकेली होती है उस पर वो स्पिरिट भारी पड़ने लगती है। वो उसे वश में करने लगती है। लिंसी किसी तरह गिरते पड़ते डॉक तक जा पहुंचती है, जहां ये चुड़ैल उसे पानी में फेंक देती है। इससे वो ऑन में धुल जाता है और ये स्पिरिट उसे पूरी तरीके से वश में कर लेती है। उसे मजबूर करती है रस्सी को अपने गले में डाल के खुद को ही चोक करने के लिए। उसकी सांसें फूलने लगी थी, बहुत तकलीफ हो रही थी उसे, मगर फिर भी खुद को रोक नहीं पाती लिंसी। उसके हाथ उसके वश में ही नहीं थे। ऐसे में एडन उसे बचाता है, उसका होश लौटाता है और फिर उस रिचुअल को करना स्टार्ट करता है। मगर इस कर्स को सैक्रिफाइस ने स्टार्ट किया था, तो इसका अंत भी उसी से करना होगा। इस बार वो सैक्रिफाइस एडन देने वाला है। तो वो लिंसी से कहता है उसके मरने के बाद तुरंत ही इस किताब को जलाने के लिए, जिससे और कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। वो शूट करता है और ठीक उसी समय डीलन भी आ जाता है। एडन तो मर चुका था, अभी वो लिंसी को मारना चाहता है। एडन के साथ रह कि वो भी जरूर इम्प्योर हो गई होगी, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो लिंसी की तरफ गन पॉइंट करता है तो लिंसी भी अपने बचाव में उल्टा उसे ही शूट कर देती है। ये सब देखकर पॉल और वहां नहीं रुकता, भागता है शहर में खबर देने। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और लिंसी जाती है अपना अधूरा काम पूरा करने, उस किताब को जलाने। मगर तभी उसे फील होता है उसके पीछे कोई है। एक बहुत ही अजीब इरिटेशन होने लगता है उसे। ये वही स्पिरिट थी। जैसे ही लिंसी पीछे मुड़ती है वो स्पिरिट उसकी जान ले लेती है। तो क्या एडन का स्पेल काम नहीं किया? मगर क्यों? इसका जवाब हमें क्राइम सीन पर मिलता है पुलिस ऑफिसर से, जो पॉल से कहते हैं एडन ने सुसाइड नहीं की। उसने ट्राई जरूर की होगी, लेकिन उसके शूट करने से पहले ही डीलन की गोली से उसकी जान चली गई थी। ये खून था, सैक्रिफाइस नहीं। इसीलिए रिचुअल भी कंप्लीट नहीं हुआ और कर्स भी कंटिन्यू रहा। अभी तो वो किताब भी जल चुकी है, मतलब इसे रोकने का और कोई उपाय नहीं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर पूरा शहर शमशान बन जाता है। एक एक करके सभी उस शैतान के वश में आकर सुसाइड कर लेते हैं और शॉन का बदला पूरा हो जाता है। उसकी मौत बेकार नहीं गई। गाइस, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे तो कहानी बहुत ही पसंद आई। एक नई तरह की कहानी है, नई तरह की ट्विस्ट के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।